दोस्तों, अगर आप कार के शौकीन हैं तो आपकी फेवरेट कार की लिस्ट में लैम्बोर्गिनी का नाम तो जरूर शामिल होगा। इटली की कार कंपनी के द्वारा बनाई गई ये कार आज बहुत से अमीर लोगों के गैरेज में देखने को मिलेगी। लैम्बोर्गिनी के बारे में तो आप जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स कार दिखने में जितनी शानदार ही है, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इस कार को बनाने वाले इंसान के अनोखे सफ़र के बारे में जानते होंगे। एक कैदी होने से लेकर फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी के द्वारा बेइज्जती सहने तक इस शख्स ने यह साबित कर दिया कि अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सफलता से कैसे दिया जाता है। लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी से बदला लेने के लिए अपनी ही एक कार कंपनी बना दी, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनीज में से एक। दोस्तों, आज लैम्बोर्गिनी दुनिया भर में कितना पॉपुलर है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको लैम्बोर्गिनी की शुरुआत के साथ इसे बनाने वाले इंसान फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की अनोखे सफर के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 से, जब इटली के एक शहर रेनाजो में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करके अपने परिवार की देखभाल करते थे। फेरुशियो को बचपन से ही मैकेनिकल चीजों में काफी इंटरेस्ट था। इसके अलावा उन्हें कार का भी काफी शौक था। वो अपने खाली समय में अपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के उपकरणों को ठीक करते थे। फेरुशियो ने अपनी रुचि को एक नई राह देने के लिए आगे चलकर उन्होंने इसी सेक्टर में पढ़ाई की। अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उन्होंने कभी खेती के काम को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्हें कार के साथ साथ उनकी रिपेयरिंग करने का भी काफी शौक था, और बाद में अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कैवलियर रिगी नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जो इटली की आर्मी मशीन्स को मेंटेन करती थी। कैवलियर रिगी कंपनी पर उन्होंने काफी वक्त तक और काफी अच्छा काम सीखा। इस कंपनी में थोड़े समय आर्मी व्हीकल्स मेंटेन करने के बाद फेरुशियो दूसरे वर्ल्ड वार में इटालियन रॉयल एयर फोर्स के साथ जुड़े और एक मैकेनिक के रूप में एयर फोर्स में रहे। काफी समय तक युद्ध होने के बाद इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया। तब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की पोस्टिंग उस जगह थी और पूरा एरिया जर्मन के कब्जे में आ गया था। जर्मन के कब्जे में आने के बाद शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में वहां रहने वाले सभी इटालियंस को कैदी बना दिया गया था, जिसमें फेरुशियो लैम्बोर्गिनी भी शामिल थे। सब तो जानते होंगे विश्व युद्ध के समय में कैदी बनाए के लोगों को किस तरह से रखा जाता था और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। फेरुशियो को भी इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मैकेनिकल स्किल्स को वहां पर भी दिखाना नहीं छोड़ा और कैदी रहते हुए भी उन्होंने जर्मन आर्मी की गाड़ियों को ठीक करने के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उनके इसी व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया। फेरुशियो के लिए वो समय काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि उसी समय उनके बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पहली पत्नी क्लेलिया की मौत हो गई। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए उन्हीं ने आपको काम में बिजी कर लिया। उस समय वो वार से पहले की गाड़ियों को फिक्स करने का काम करते थे, लेकिन एक दिन अचानक से फेरुशियो के पास उनके पिता का खत आया और उसमें उन्होंने फेरुशियो से कहा कि उन्हें अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है। फेरुशियो के पिता के इस खत ने उनकी सारी जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि यहाँ से उन्हें आइडिया आया कि कैसे वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले मशीन्स को बनाकर लोगों की मदद के साथ साथ खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये सोचने में काफी आसान काम लगता है, लेकिन इसे शुरू करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत थी। काफी सोचने के बाद एक दिन फेरुशियो के मन में ये विचार आया कि क्यों न युद्ध के समय छोटे मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करके नया ट्रैक्टर बनाया जाए। और अपनी इसी सोच पर काम करते हुए उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जिसे महंगे पेट्रोल की बजाय सिर्फ डीजल पर चलाया जा सकता था। धीरे धीरे काम करते हुए फेरुशियो ने खुद की कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी खोली। बिजनेस सीधे रफ्तार पकड़ने लगा। अब उन्हें अपना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए जगह के साथ साथ बाकी सब जरूरी चीजों की भी जरूरत होने लगी। अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए उनके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फेरुशियो को पैसे दे दिए, जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। फेरुशियो वक्त और हालात को अच्छी तरह से समझते थे और सब चीजों को नॉर्मल करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी काम में लगी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यही फेरुशियो के साथ हुआ। उनकी मेहनत और लगन से कुछ ही समय में उनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरे इटली में फेमस हो गई। बिजनेस और भी अच्छा चलने लगा, जिससे बहुत पैसा भी आने लगा। अब अपने इसी पैसे को उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज को खरीदने में इस्तेमाल किया और वो थी कार।
फेरुशियो शुरुआत से ही स्पोर्ट्स कार और लग्जूरियस कार के शौकीन थे, जिसके चलते उन्होंने मर्सिडीज से लेकर अल्फा रोमियो जैसी बहुत सी शानदार गाड़ियां अपने गैराज में शामिल कर लीं। एक कंपनी के मालिक और एक बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने मैकेनिकल स्किल को दिखाना बंद नहीं किया। अगर कभी भी उनकी किसी भी कार में खराबी होती तो वो उसे खुद ही ठीक कर लेते थे। इन सब के बाद उन्होंने अपने कार कलेक्शन में फेरारी को शामिल करने का फैसला किया और उनका यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। उनके इसी फैसले से लैम्बोर्गिनी की भी शुरुआत हुई। फेरुशियो ने जब फेरारी का 250 GT खरीदी तो उन्हें उस कार में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। फेरारी के उस कार में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था उसका क्लच। फेरुशियो ने जब उसको खोल कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करते थे। फेरुशियो अपनी इसी शिकायत को लेकर फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी के पास पहुंच गए। अब दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को आकर ये कहे कि आपके गाड़ी के पार्ट्स खराब हैं या आपकी गाड़ी ही खराब है, तो उस स्थिति में वो इंसान दो ही काम कर सकता है। या तो अपने मॉडल की गलती सुनकर उसे ठीक करेगा या फिर उस बात को सुनकर उसे अपनी बेइज्जती समझेगा और सामने वाले पर भड़क जाएगा। और एंजो फेरारी ने भी यही किया, वो फेरुशियो पर भड़क गए। एंजो ने फेरुशियो पर भड़कते हुए जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं है बल्कि कार को ड्राइव करने वाले इंसान की है। तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फेरारी जैसी लग्जरियस कार कहाँ समझ आएगी। फेरुशियो को एंजो की बात चुभ गई और उनके इस बात को दिल में गांठ बांधकर फेरुशियो अपने नए सफर पर चल पड़े। एंजो फेरारी की बात सुनने के बाद फेरुशियो ने यह तो कर लिया कि अब वो दुनिया को दिखाएंगे कि असली स्पोर्ट्स कार आखिर होती कैसी हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी, किसी भी सूरत में वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। अपने इसी मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी के नाम से एक और कंपनी खोली जिसमें कार मैन्युफैक्चर करने वालों को रखा गया और इसमें उन्होंने अपने साथ फेरारी के 3 पुराने वर्कर्स को भी काम पर रखा। फेरुशियो ने पहले गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार तैयार कर ली, जिसको उन्होंने नाम दिया लैम्बोर्गिनी 350 GT। इस कार में V12 इंजन, 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 4 व्हील डिस्क ब्रेक, 4 व्हील सस्पेंशन रखा गया। टूरिन मोटर शो में रखा गया, जिसकी बहुत से लोगों ने तारीफ भी की। इससे फेरुशियो ने एंजो फेरारी को भी दिखा दिया कि वो सिर्फ एक किसान या सिर्फ एक ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि एक मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वक्त धीरे धीरे चलता गया और लैम्बोर्गिनी का जुनून कार मार्केट में पड़ता गया, खासकर स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि लोगों को इसका डिजाइन बहुत पसंद आता था। लैम्बोर्गिनी की पॉपुलर डिमांड को देखते हुए 1966 में इसके 2 और मॉडल निकाले गए, जिसमें एक मॉडल का नाम लैम्बोर्गिनी 400 GT और दूसरा मूरा P400 आया। लैम्बोर्गिनी के ये दोनों मॉडल भी मार्केट में आते ही ट्रेंड करने लगे और कुछ समय बाद मूरा P400 कार सुपर कार के रूप में भी जाने जाने लगी, जिसका इंजन किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार के मुकाबले ज़्यादा बेहतर था। अपने इसी कामयाबी के चलते लैम्बोर्गिनी ने मार्केट में एक से बढ़कर एक मॉडल उतारने शुरू कर दिए, जिसमें स्पाडा, स्लेरो, यूरेको जैसी तमाम गाड़ियां शामिल हैं। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसमें एक समय में ये सबसे ज्यादा कार सेल करने वाला ब्रांड भी बना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस कंपनी को काफी ज्यादा क्राइसिस भी देखने पड़े। 1973 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई और तेल की कीमत काफ़ी बढ़ गई, तो इससे कार की सेल पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, क्योंकि कार की सबसे ज़्यादा प्री ऑर्डर लैम्बोर्गिनी कार की थी और खरीदे न जाने की वजह से कंपनी को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। बाद में फेरुशियो ने इसे बेचने का फैसला किया। साल 1998 तक लैम्बोर्गिनी ने अपने कई मालिक बदले। 1998 में ये वॉक्सवैगन ग्रुप के पास आ गई और वॉक्सवैगन ने इसे ऑडी डिवीजन में रख दिया। वॉक्सवैगन के पास आने के बाद इस कंपनी ने कई बार फिर नए कीर्तिमान बनाए। जहां एक समय में ये कार कंपनी बंद होने के कगार पर थी, वहीं आज ये लगातार अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लैम्बोर्गिनी की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।